Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. एज यू नो हम कवर कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति रिटन बाय नितिन सिंघानिया सर। ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से। ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल टाइप के होते हैं, उसके अंदर हमें चूज़ करना होता है। लेकिन मेंस के अंदर क्या होता है, एक टास्क होता है लिखना। ठीक है, लिखना पड़ता है, उसमें राइट करना पड़ता है। राइट करने के लिए जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो नितिन सिंघानिया सर की बुक से कवर नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अलग दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए हम इतिहास के साथ में अगर कला को पढ़ते हैं, इतिहास के साथ में कला संस्कृति को पढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बेहतर होगा और हम आंसर को ठीक है समझने में, क्वेश्चन को समझने में ठीक है आसानी होगी, जिससे हम अपना आंसर अच्छे से राइट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि विभिन्न शैलियों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ओके, तो पहले हमें बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बाय चांस अगर सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विभिन्न कलाओं पर डिटेल लिखिए, है ना, तब हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो उसके वो बातें भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अमरावती शैली के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमने दो शैलियों को कवर कर लिया है, जिसको बोलते हैं गांधार शैली और मथुरा शैली। ओके, गांधार शैली को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गांधार शैली को, ठीक है, गांधार शैली को क्या कहा जाता है? गांधार शैली को भारतीय यूनानी कला, ठीक है, ग्रीक इंडियन शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीक इंडियन शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। दो फेज में ये विकसित हुई है। पहले फेज में नीले धूसर बलुआ पत्थर से यूज किए जाते थे। ठीक है, पहले फेज में नीले धूसर बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था और दूसरे स्टेज के अंदर आके मिट्टी और प्लास्टर का यूज किया जाने लग गया। ठीक है, ये कहाँ पर पनपी? कंधार के क्षेत्रों में, जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान के साथ में लगे हुए पंजाब के प्रांत में है। ठीक है, पंजाब की पश्चिमी सीमाओं के साथ में कंधार, ठीक है, स्थित है। वहां पर इस शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। उसके अलावा जो गांधार शैली है, गांधार शैली के ऊपर बौद्ध धर्म का काफी गहरा प्रभाव है। ठीक है, बौद्ध धर्म का काफी गहरा प्रभाव है। बौद्ध धर्म के अलावा हम देखते हैं कि अपोलो की मूर्तियों का प्रभाव हम गांधार की शैली में देख सकते हैं, क्योंकि जो रोमन थे, रोमन मूर्तिकार थे, उनसे प्रभावित होकर ही यहाँ के लोगों ने, ठीक है, मूर्तियां बनाना शुरू किया इस तरीके की अपोलो की मूर्तियों की तरह। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमने एक जगह और देखी थी कंकाली टीला। ये आप याद रखना, कंकाली टीला जो है वो जैन मूर्तियों के लिए फेमस है। ओके, कंकाली टीला क्या है? वो जैन मूर्तियों के लिए फेमस है। और गांधार शैली का जो संरक्षण हुआ था वो कुषाण शासकों के अधीन में हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जो बुद्ध हैं उनको आध्यात्मिक मुद्रा के आधार पर दिखाया गया है, योगी मुद्रा के आधार पर दिखाया गया, जिसमें आंखें बंद होती है और उनके बाल जो है वो जटा टाइप के बने हुए हैं। फिर बात आती है हमारी मथुरा शैली की। ठीक है, मथुरा शैली जो है वो स्थानीय शैली है। ठीक है, स्वदेशी शैली है। इसके ऊपर कोई बाहरी जो था अफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, 3 धर्मों से प्रभावित थी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। ठीक है, इसको भी कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था, कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था। मथुरा हमने 3 जगह देखी थी, मथुरा, सोंख और कंकाली टीला। ठीक है, ये जो जगह थी, इन सारे जगहों के आसपास ही मथुरा शैली का विकास हुआ था। वैसे अगर हम विशेष रूप से देखें तो यमुना नदी के किनारे इसकी विकास को हम देख सकते हैं। ठीक है, यमुना नदी के किनारे मथुरा शैली को हम देख सकते हैं। ओके, मथुरा शैली की क्या विशेषता है कि इसके अंदर प्रतीकों का यूज ज्यादा किया गया है। जैसे कि किसी भगवान को अगर दर्शाना है तो उसको आयुध, ठीक है, आयुध के आधार पर दिखाया जाएगा, उसके हथियार के रूप में या फिर कोई उपकरण के रूप में दिखाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो प्रभा मंडल है, प्रभा मंडल जो है मूर्तियों का वो काफी बड़ा हो जाता है। ज्यामिति के आधार पर प्रभा मंडल का निर्माण अब किया जाने लग गया था। ओके, ये था मथुरा शैली के बारे में। इसके अंदर बुद्ध के बारे में अगर हम देखेंगे ना तो महात्मा बुद्ध को प्रसन्न चित्त दिखाया गया है, प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। बॉडी उनकी हष्ट पुष्ट है। ठीक है, हष्ट पुष्ट उनको दिखाया गया है। उनके जो बाल हैं वो
उभार है, लेकिन कहीं कहीं पर चेहरा, ठीक है, और जो सिर है वो मुंडा हुआ दिखाया गया है। ओके, लेकिन इस पर कोई बाहरी क्या है, प्रभाव नहीं है। ओके, स्थानीय शैली है मथुरा शैली। अब हम बात करते हैं अमरावती शैली के बारे में। भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास हुआ था सातवाहन शासकों के संरक्षण में। ओके, कहाँ पर हुआ था? भारत के दक्षिणी भाग में। ओके, ये तमिलनाडु वाली साइड की बात कर रहे हैं। ओके, दक्षिणी भाग के अंदर केरला साइड हो गया ना। दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास हुआ था सातवाहन शासक। ये सातवाहन शासक जो है ये हमारे दक्षिणी शासक हैं, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र के शासक हैं सातवाहन शासक। तो सातवाहन शासकों के अधीन में हुआ था कृष्णा नदी के किनारे। क्लियर है? कृष्णा नदी के किनारे जो घाटियां हैं ना, उन घाटियों के अंदर, उन घाटियों के पास में अमरावती शैली का क्या हुआ, विकास हुआ था। ओके, अब देखिए इसकी क्या विशेषता है। अमरावती शैली की ये विशेषता है कि ये किसी एक मूर्ति को नहीं बताती है, ये गतिशीलता को प्रस्तुत करती है, गतिशीलता को, गतिशील आकृतियों को। जैसे चलते हुए व्यक्ति की जैसे मूर्ति बनाना, जैसे एक पैर आगे रख दिया और एक पैर पीछे, चलते हुए हाथी की मूर्ति बनाना। ओके, नृत्य करते हुए औरतों की मूर्तियां बनाना। इस तरीके की ये जो ग्रुप वाइज ये बनाते थे, ग्रुप टाइप की इस शैली के अंदर मूर्तियां बनती थी। गतिशील आकृतियां, कथात्मक कला का इसके अंदर यूज किया गया है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग, 3D बोलते हैं ना आपने जिसको, ओके, 3D यानी 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग दिखाया गया। 3D बेस की मूर्तियां बनाई जाती थी अमरावती शैली के अंतर्गत। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ आ गया। अमरावती शैली जो है वो दक्षिणी क्षेत्र की है, सातवाहन शासकों के अधीन इसका संरक्षण हुआ था। कृष्णा नदी की घाटियों के पास के क्षेत्रों में अमरावती शैली का विकास हुआ। ये जो आकृतियां हैं इसकी विशेषता क्या है कि ये गतिशील आकृतियां हैं, ठीक है, गतिशील आकृतियों का इसके अंदर यूज किया गया और उसके अलावा कथात्मक शैलियों का यूज किया गया है, जिससे ये शैली जो है या ये इस शैली की जो मूर्तियां वो त्रिभंग आसन की दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ये शैली क्या है? ये भी स्वदेशी है, ठीक है, इस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। ये शैली जो, तो ये देखिए अमरावती शैली की मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? सफेद संगमरमर से। और हमें पता है कि गांधार शैली और मथुरा शैली के अंदर अलग अलग पदार्थों का यूज है। गांधार शैली तो 2 फेज में बनी है, तो पहले में नीले, ठीक है, धूसर बलुआ पत्थर का यूज किया था, नीले धूसर बलुआ पत्थर का यूज किया था। फिर बाद में मिट्टी का और प्लास्टर का यूज करने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद में मथुरा के अंदर तो ये था चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर थे, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था। लेकिन अमरावती शैली के अंदर, ठीक है, सफेद संगमरमर का यूज किया जाता था, ठीक है। मुख्य रूप से इस पर क्या है? बौद्ध प्रभाव है अमरावती शैली पर। बौद्ध के जीवन से संबंधित जो कहानियां थी, उन कहानियों को इस शैली के द्वारा दर्शाया जाता था, ठीक है। कि देखिए एक कहानी फेमस है महात्मा बुद्ध के जीवन से, कि महात्मा बुद्ध चले आ रहे थे और सामने से एक हाथी जो है वो पागल हो जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे ही उस पागल हाथी के सामने आते हैं तो महात्मा बुद्ध का प्रकाश ही इतना ज़्यादा होता है कि वो हाथी अपने आप को वहीं पर रोक लेता है और उनको क्या नहीं करता, चोट नहीं पहुंचाता। इससे क्या होता है, लोग आसपास के जो होते हैं वो सन्न रह जाते हैं कि ये देखिए क्या हो गया, इतने महान पुरुष हमारे सामने खड़े हैं, इनका तेज इतना है कि इनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो बात है कहाँ पर दिखाई गई है? अमरावती शैली के, ठीक है, मूर्तियों में दिखाई गई। ये देखिए यहाँ पर ये हाथी का आपको दिखेगा चित्र। ये देखिए यहाँ पर हाथी को झुकाया हुआ दिखाया गया है और ये देखिए आसपास के लोगों के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया हुई थी उस वक्त जब हाथी वो पागल हो गया था। तो इस चित्र को देखकर हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से गतिशीलता दिखाई गई है मूर्तियों के अंदर। ओके, आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो मूर्तियां थी ये कथात्मक कला का अंग है, जिसके अंदर बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल नहीं दिया गया, अन्य लोगों पर भी बल दिया गया। पशुओं की और मानव दोनों के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियों को बताया गया। जातक कथाएं वो कथाएं होती है जो लोगों के बीच में फेमस होती है। जैसे हमें हमारी जो बुजुर्ग होते हैं कहानियां सुनाते हैं, है ना, वैसे पहले भी ऐसा हुआ करता था कि लोगों के बीच में जो कहानियां फेमस थी
और बौद्ध भिक्षु जब इधर से उधर जाया करते थे लोगों के घरों में भिक्षा के लिए, तब उन लोगों को भी नॉलेज मिला कि हाँ ये कहानियाँ फेमस है। उन्होंने इन कहानियों के रूप में इन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, उन्हीं कहानियों को मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हम तोरण देखते हैं ना, स्तूपों पे तोरण बने हुए हैं, उन तोरणों पर जो मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है, उन तोरणों पर जो मूर्तियां बनी हुई है, वो मूर्तियां किसको दर्शाती हैं? वो मूर्तियां जो है वो जातक कथाओं को दर्शाती है। ठीक है, जातक कथाओं को दर्शाती है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? अमरावती शैली को किसने संरक्षण दिया? सातवाहन शासकों ने। कृष्णा नदी की घाटियों में इसका विकास हुआ। गतिशीलता, आकृतियां और कथात्मक कला का इसमें प्रयोग किया गया। 3D आसन हमें देखने को मिलता है। ये शैली स्वदेशी है। सफेद संगमरमर का यूज किया गया है। बौद्ध प्रभाव देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है। बौद्ध की कहानियों को इसमें, जीवन की कहानियों को दिखाया गया है, जिसमें मानव और पशु को शामिल किया गया है। कथात्मक कला है, जातक कथाओं को ये दर्शाती है। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। किसी भी शैली को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। कल से हम गुप्त कला को, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ओके, बने रहे, अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।